morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes and will continue with the chapter that is chapter number 2, The Lost Spring, written by Anis Jung. Okay, so in the previous video we have discussed about a character whose name was Sahib and Sahib Alam, and actually he was a rag picker, and he and his family came from Dhaka, Bangladesh, and now they were residing in Delhi. Okay, but actually their main profession, their main occupation to earn the livelihood was rag picking, यानी कचरा उठाने का काम वो लोग करते थे. Then we saw that actually these boys, the rag pickers, they were barefooted and they dreamed to buy same pair of shoes. That was their desires. Okay, to wear a pair of shoes. Now let's see what happens next. I remember a story from Udupi once told me. So the narrator is telling कि एक बार एक स्टोरी जो है वो उसे याद आ रही है जो कि एक मैन ने उसे सुनाई थी. वो उदीपी से था. वो मैन कहाँ से था? उदीपी. उदीपी is the name of a place. As a young boy he would go to school past an old temple. सो जब वो बहुत छोटा था, वो छोटा बच्चा था, तब वो क्या करता था कि उसका जो स्कूल था वो मतलब टेम्पल के रास्ते में ही आता था. तो वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, है ना, उस ओल्ड बहुत पुराना सा टेम्पल था और उसका फादर वहाँ पे प्रीस्ट थे उस बॉय के. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. तो वो लड़का वहाँ पर रुकता उस टेम्पल पे और प्रे करता किस लिए? अ पेयर ऑफ शूज़, यानी एक जोड़ी जूते के लिए ना, शूज़ के लिए वो प्रे करता था. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. So, 30 साल बाद जब नरेटर वहाँ पर उस टाउन पे पहुँचा, उदीपी पे, और उस टेम्पल को उसने देखा तो वहाँ पर एक्चुअली बिल्कुल वो ड्राउंड हो चुका था. मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो डूब चुका है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ चुका है. मतलब बिल्कुल सूनापन था, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं रह गया था. इन द बैकयार्ड वेयर लाइव द न्यू प्रीस्ट. और उस टेम्पल के पीछे जो बैकयार्ड था वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ एक नया प्रीस्ट रह रहा है. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर उसके पास रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन द ग्रे यूनिफॉर्म, और फिर एक छोटा सा बच्चा है, उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ है. वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और उसने सॉक्स और शूज़ दोनों पहन रखे हैं. यानी 30 साल में क्या डिफरेंस आया? जिस पहले प्रीस्ट के बच्चे के पास, जिसके पास शूज़ नहीं थे, आज उसने 30 साल बाद एक ऐसे बच्चे को देखा जिसके पास में शूज़ और यूनिफॉर्म सब हैं. अराइव्ड पैंटिंग मीन्स कि लड़खड़ाते हुए वो आया. एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने अपना स्कूल बैग कहाँ पर फेंक दिया? फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तो उस बच्चे को देखकर उसे उस मैन की याद आ रही थी कि 30 साल पहले मैंने एक ऐसे ही मतलब किसी की कहानी सुनी थी जिससे कि मतलब वो भगवान से पेयर ऑफ शूज़ मांगता था, और जब फाइनली उसे पेयर ऑफ शूज़ मिल गए उस बच्चे को तो उसने भगवान से ये बोला कि लेट मी नेवर लूज़ दैम, यानी मुझे कभी भी इनको नहीं खोना है, ये शूज़ हमेशा मेरे पास रहने ही चाहिए. ठीक है. सो एक्चुअली ये बात नरेटर को याद आ रही है कि वो कंपेयर कर रहा है कि 30 साल पहले एक मैन ने मुझे ये बताया था और आज 30 साल बाद ये जब बच्चा है उसके पास शूज़ हैं, तो इससे मतलब उसको एक क्या हुआ? गरीबी का एहसास हो रहा है कि किस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं. काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं तो वो उनकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जिन लोगों के पास छोटे से एक पेयर ऑफ शूज़ भी नहीं है उन लोगों को वो मतलब भगवान से वो मांग रहे हैं ना कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दे दो. तो सोचो कि उनके मतलब कितना वैल्यू है इस चीज़ के लिए, और पाने के बाद वो सोचें कि भगवान हमसे ये कभी ना छीने. ठीक है. So actually this is here Anis Jung, what she is doing, she is actually analyzing the grinding poverty कि कितनी बुरी हालत होती है गरीबों की. ठीक है. तो वहाँ पर उन्होंने पॉवर्टी के बारे में बताया है.
बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन उस वहाँ पर तो उदीपी में उन बच्चों को तो अभी शूज़ मिल गए, लेकिन अभी भी सीमापुरी के आसपास या उसकी जो कॉलोनी नेबरहुड है अभी नरेटर का, उनके आसपास ऐसे रैग पिकर्स अभी भी रहते हैं जिनके पास में तो शू तक नहीं है पहनने को। माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। और उनकी पहचान, एक्विंटेंस मतलब होता है इंट्रोडक्शन, पहचान होना, परिचित होना। तो जब वो लोग नरेटर जो है रैग पिकर से परिचित हुई, तब एक्चुअली उन्होंने क्या देखा, सीमापुरी जो एरिया है वहाँ का, उससे भी वो परिचित हो गए कि मतलब सीमापुरी कहाँ था, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यानी कि दिल्ली की जो बाउंड्रीज़ हैं उसी के अंदर था, लेकिन काफ़ी मील दूर था दिल्ली से, ठीक है। मेटामॉर्फिकली मीन्स सिम्टम्स उसके ऐसे थे कि मतलब वो दिल्ली के आसपास का ही एरिया, काफ़ी दूर था, लेकिन वहाँ का जो मतलब हम कहते हैं ना कि कल्चर इफेक्ट जो होता है, तो वो दिल्ली के जैसा ही था। दोज हु लीव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो जो लोग सीमापुरी में रहने वाले रैग पिकर्स थे, दे वर स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स किसे कहेंगे, जो इलीगल सेटलर्स होते हैं ना, जो बिना किसी परमिट के आ जाते हैं रहने के लिए। अच्छा, ये जो स्क्वैटर्स होते हैं, दे डिडंट हैव एनी आइडेंटिटी, है ना, वहाँ की जैसे दिल्ली की सिटीजनशिप्स, और मतलब एज अ वहाँ के इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के नहीं होंगे, है ना, इवन वोटर आईडी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं होगा ऐसा। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो बांग्लादेश से आए थे, ये सारे सीमापुरी के आसपास रहते थे। साहिब्स फैमिलीज अमॉन्ग दैम, और उसमें साहिब की फैमिली भी थी। सीमापुरी वॉज दैन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस समय बहुत ज़्यादा वाइल्डरनेस मतलब डिसोल्यूट एरिया था, या हम इसे कह सकते हैं बहुत अकेलापन था वहाँ पे। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अभी भी थोड़ा बहुत सूनापन तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्प्टी नहीं रह गया है, क्योंकि काफ़ी स्क्वैटर्स जो हैं वो यहाँ आके बस चुके हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, devoid of sewage, drainage or running water, like 10,000 रैग पिकर्स। तो वहाँ पर किसी के मिट्टी के घर बने हुए हैं, किसी की जो रूफ़ है वो टीन या टारपोलिन से ढकी हुई हैं, और वहाँ पर सीवेज भी नहीं है। डिवॉइड मतलब किसी चीज़ को विदाउट, है ना, रहित किसी चीज़ से, तो वहाँ सीवेज नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ना, या फिर मतलब पानी की फैसिलिटी भी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। कम से कम 10,000 लोग रैग पिकर्स जो है वो सीमापुरी एरिया में रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity. 30 सालों से वो लोग सीमापुरी में रहते आ रहे थे, और बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स। लेकिन उनके पास क्या था, इट्स ओनली बून फॉर दैम, only a positive thing for them was it that they had, the rag pickers or the squatters, they had ration cards with them that get their names on voters list and enable them to buy grain। तो इसी राशन कार्ड की वजह से उन्हें वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम जोड़ चुके थे वो लोग, और इसी राशन कार्ड से वो कुछ ग्रेन जो थे, कुछ जो अनाज था वो ले सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट for survival than an identity. Now see, this line is very important according to the viewpoint of your examination. Food is more important for survival than an identity. What do you mean by this? और elaborate the statement, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, जब वो ढाका में रहते थे, बांग्लादेश में रहते थे, द रैग पिकर्स और साहेब एंड हिज फैमिली, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से वहाँ पर उनको छोड़कर आना पड़ा ना। वहाँ पर अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, दे डिडेंट हैव फूड, दे डिडेंट हैव फैसिलिटी, अनदर फैसिलिटीज़, है ना, उनकी फील्ड्स, उनका हाउस, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन आइडेंटिटी वहाँ थी उनकी, ठीक है, क्योंकि वो उनका घर था, उनका फील्ड था, उनका एरिया था, तो वहाँ पर उनकी खुद की आइडेंटिटी थी। दे वर एक्चुअली द सिटीजन्स ऑफ दैट लोकेलिटी।
ठीक है। लेकिन अब वो स्क्वाटर बन के यानी कि इलीगली तरीके से वो कहाँ रहने लगे, सीमापुरी में रहने लगे। लेकिन सीमापुरी में उन्हें क्या है, फूड फैसिलिटीज़ ज़रूर मिली, उनको ग्रेन्स मिल जाते थे राशन कार्ड के थ्रू। सो व्हाट एक्चुअली द नरेटर इज टेलिंग कि आइडेंटिटी से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, फूड इम्पॉर्टेंट है। इफ़ एनी पर्सन यूज टू मीट द 2 स्क्वायर्स ऑफ मील एवरी डे, ठीक है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। 2 वक्त का खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आइडेंटिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस चीज़ को आपको थोड़ा एलिब्रेट करके और वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दीज क्वेश्चंस माइट कम इन योर एग्जाम। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. So say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, तो actually जब नरेटर ने पूछा मतलब वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनसे कि आपने अपना छोटा इतना ब्यूटीफुल प्लेस जो है वो क्यों छोड़ के यहाँ पे आ गए, आप ऐसी जगह पे क्यों आ गए, तब कुछ एक औरतों ने, विमेन ने, टैटर्ड मीन्स जिनके चीथड़े फट जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना डिस्ट्रॉयड होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैटर्ड, या हम टैटर्ड को क्या बोल सकते हैं, टॉर्न इनटू पीसेस, ठीक है। सो उन लेडीज़ ने ये बोला कि मतलब वो यहाँ आए हैं और एक्चुअली एक इंसान के लिए पूरा दिन काम करके उसकी फैमिली का पेट भर के और फिर आराम से सोना बिना किसी स्टमक एक्टिंग, यानी कि ऑब्वियसली भूख, पेट भर के सोना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भूखे सोने से, तो ठीक है। और वहाँ पर वो जो उनकी खुद की लैंड थी वहाँ पर उनको कोई ग्रेन नहीं मिल रहा था। सो आइडेंटिटी का क्या करें, ठीक है, आइडेंटिटी से तो कम से कम उनको 2 स्क्वायर्स मील मिल रही है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, तो जहाँ भी उनको फूड मिलता वो क्या करते, अपना वहाँ टेंट लगा लेते और वहाँ पर एक तरह से उनका वो ट्रांसिट होम हो जाता, नॉट परमानेंट, एक तरह से टेम्पररी वो अपना कुछ घर बना लिया करते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सो चिल्ड्रन भी वहाँ पर बड़े होने लग जाते और फिर काफ़ी बार क्या होता है कि वो जो छोटे बच्चे हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो उनके साथ में ही मिलकर उनका जो पैसे कमाने में अपनी फैमिली का साथ देते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या मतलब है, सिर्फ रैग पिकिंग, मतलब दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन रैग पिकिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर अर्निंग्स। तो जितना भी गार्बेज है वो मतलब जो कूड़ा है वो उनके लिए वहाँ पे क्या था, गोल्ड था, क्योंकि वो उनका एक कमाने का साधन था। Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. This is also very important line. Garbage to them is gold. Elaborate this statement. ऐसा क्यों कहा गया? Because as I told you that they were fully dependent on garbage for their livelihood, for their earnings, and sometimes these rag pickers, like we have also read initially that Sahib, he used to scrounge some items or some rupees or some coins from the गार्बेज टर्म्स, तो वो एक्चुअली ढूंढते थे उस गार्बेज में, कभी कोई पैसा मिल जाता, कभी कोई सिल्वर कॉइन मिस्टेक से मिल जाता उनको, तो ये उनकी एक एक्स्ट्रा मनी हो जाया करती थी। और वैसे भी सारे जितने भी स्क्वैटर्स जो थे सीमापुरी में, उनका रैग पिकिंग का काम था, उनका मेन ऑक्यूपेशन था, और वो उसी से ही अपना खाना मतलब जो उनका जो लाइवलीहुड था या जो अपनी जो ज़िंदगी है वो बिता रहे थे, ठीक है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनकी रोज़ की रोज़ी रोटी जो क्या थी वो सिर्फ क्या थी, रैग पिकिंग करना। अ ब्रीफ ओवर हैड्स, अ रूफ ओवर हैड्स, रूफ ओवर हैड्स यानी सिर पे छत किससे थी, रैग पिकिंग से थी। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो रूफ जो छत है वो लीक ही क्यों ना कर रही हो, लेकिन फिर भी रूफ तो है ना उनकी छत सिर पे। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए वो क्या था, इट्स इवन मोर, यानी और भी वो अच्छा चाहते थे कि हाँ इससे भी बेटर हो उनके पास में, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर
in the next video. Till then, happy learning.